वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्लोज कंपनी इन पाकिस्तान। कंपनी को एससीसीपी से किस तरह हम क्लोज करवा सकते हैं, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इसके ऊपर जो है हमारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। तो लास्ट जो वीडियोस थी उनमें हमने डिस्कस किया था, सबसे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंपनी को किस तरह क्लोज करवा सकते हैं और कहाँ कहाँ से क्लोज करवाना है। वो सारी हमने चीज़ें डिस्कस की थी एससीसीपी की वेबसाइट से। मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई थी, क्या प्रोसीजर होता है, ऑनलाइन आप किस तरह कर सकते हैं, ऑफलाइन आप किस तरह कर सकते हैं, और उनकी जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने फॉर्म जो था इसका क्लोज करवाने का कंपनी को फॉर्म 1 डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो थी उसमें हमने फॉर्म 2 को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसी जो हमारी लिस्ट चल रही है कंपनी को क्लोज करवाने की, इसके ऊपर जितनी भी वीडियोस आएंगी उसमें से जो आज की वीडियो है इसमें हम फॉर्म 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अभी हम फॉर्म रेडी कर रहे हैं ये सारे के सारे एससीसीपी से रिलेटेड हैं, ये एससीसीपी में सबमिट होंगे। इसके बाद जो जब ये फॉर्म कंप्लीट होंगे उसके बाद हम एक एप्लीकेशन लेटर बनाना भी सीखेंगे जो इन फॉर्म्स के साथ हम अटैच करेंगे। अगर आप ऑफलाइन फाइल करते हैं ये केस, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो ये फॉर्म जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एससीसीपी की वेबसाइट पे भी जाएंगे, वहाँ पे इन फॉर्म्स को कैसे फाइल करना है, सारी चीज़ें कंप्लीट प्रोसीजर जो है कंपनी को क्लोज करवाने का एससीसीपी की वेबसाइट से वो हम सारा का सारा सीखेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम एफबीआर का भी देखेंगे कि एफबीआर से आपने अपनी कंपनी का स्टेटस कैसे क्लोज करवाना है। और उसके अलावा अगर आपकी प्रोविंशियल लेवल पे कहीं पे रजिस्ट्रेशन हुई है, पीआरए में हुई है, कैपरा में हुई है या सिंध रेवेन्यू बोर्ड में हुई है, जहाँ पे भी हुई है प्रोविंशियल लेवल पे, तो वहाँ से आपने कंपनी का स्टेटस कैसे क्लोज करवाना है वो भी हम देखेंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। आज हम फॉर्म जो है इसका फॉर्म 3 जो है वो डिस्कस करेंगे, तो उसकी तरफ चलते हैं हम। ये फॉर्म 3 है, जो मैंने इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं सारी ऑलरेडी मैंने लिख दी हैं। अगर मैं खुद लिखूंगा तो फिर वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अगर हम वीडियो के दौरान अगर सारी चीज़ें टाइप करेंगे लिखेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने पहले से लिख के रखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या आपने लिखनी है, किन चीज़ों के बारे में लिखना है। ये कंप्लीट ड्राफ्ट जो है वो आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें चीज़ें क्या क्या लिखी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये आप ड्राफ्ट कंप्लीट रेडी करके अपने पास रख लें। अगर आपका अपना काम है, यहाँ पे अपना एज ए टैक्स कंसल्टेंट या कॉर्पोरेट कंसल्टेंट काम कर रहे हैं तब भी आपके ये काम आएगा। अपने क्लाइंट्स के लिए आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तब भी ये ड्राफ्ट आपके पास मौजूद होगा, तो आप अपने क्लाइंट्स का ये काम कर सकते हैं। तो आज का जो फॉर्म है वो फॉर्म EE3 है। इसका रेगुलेशन जो है 3 है, सब रेगुलेशन 1 है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो आज का ड्राफ्ट है, ये जो हम आप डिस्कस करेंगे, ये आपने इसका प्रिंट, अगर आप ऑफलाइन मेथड के जरिए जा रहे हैं तो फिर आपने ये वाला जो इसका प्रिंट लेना है वो आपने स्टैम्प पेपर पे लेना है, ठीक है। स्टैम्प पेपर जो होगा वो ज़रूरी नहीं है कि आपने 1000 या 500 वाला लगाना है। जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, 100 वाला, 200 वाला, 300 वाला, वही आप लगा दें। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली लाइन में हमने लिखा हुआ है कि बी द फॉलोइंग डायरेक्टर्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ, आगे कंपनी का नेम लिखा है, डू हेयर बाई सोलेमनली अफर्म एंड स्टेट एज फॉलोज। सबसे पहली लाइन में जो है चीफ एग्जीक्यूटिव जो है या डायरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं, उसके बारे में आपने लिखना है, कंपनी का नेम लिखना है, ठीक है। सेम ये लाइन आपने ऐसे ही लिख लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें दैट द कंपनी हैज़ 3 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव एंड वी फॉर्म अ मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 डायरेक्टर्स। आपकी कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होंगे जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंक्लूड होगा, वो 5 हों, 10 हों, 15 हों, जितने भी हों वो आपने लिखने हैं। तो ये चीज़ें जो इसमें मैंने फर्जी लिखी हुई हैं, 3 डायरेक्टर्स हैं जिसमें इंक्लूड एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, टोटल 3 हैं। तो आपके जितने भी होंगे वो आपने उतने लिख लेने हैं। कंपनी हैज़ not undertaken any business of housing, real estate development or real estate marketing since its incorporation। ये भी आपने लाइन सेम ऐसे ही लिख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है उसमें लिखा हुआ दैट अ रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन
their जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन, जो भी डेट होगी वो आपने लिख लेनी है, मंथ लिख लेना है और उसका ईयर लिख लेना है। टू फाइल एप्लीकेशन सीकिंग स्ट्राइकिंग ऑफ नेम the name of the company from the register of the companies under section 439 of the companies ordinance 1984। ये आपने लिख लेना है। इसमें हमने ये इस लाइन में हम यही बता रहे हैं कि हमारी जो जनरल मीटिंग हुई थी स्टेट को, तो उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हम अपनी कंपनी को जो है स्टेटस उसका क्लोज करवाने जा रहे हैं। तो उसका सेक्शन लिखा हुआ है, कंपनीज ऑर्डिनेंस के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है दैट द रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड हुई है। ये उसके बाद रेजोल्यूशन को पास लिखा हुआ है। रेजोल्यूशन जो है हमने पास की है, किस लिए रेजोल्यूशन पास की है कि हम अपनी कंपनी का स्टेटस क्लोज करवा रहे हैं। तो आगे वो ये मैंने ब्रैकेट्स में भी लिखा हुआ है, ये आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना है तो वो आपकी मर्जी है। मैंने लिखा हुआ है इन केस ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड विद सिंपल मेजॉरिटी व्यू पॉइंट ऑफ डिसेंटिंग मेंबर्स इज अटैच सेपरेटली। ये आप लिख लेंगे तो बेहतर है, अगर आप नहीं लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप लिख ही लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कंपनी का नेम लिखा हुआ है, ये मैंने फर्जी नेम लिखे हुए हैं, तो जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। हैज़ नो नॉन एसेट्स एंड इज़ नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और एनी ऑपरेशन। ये चीज़ जो हमने फॉर्म जब किया था, फॉर्म EE2 रेडी किया था, तो उसमें भी हमने ये चीज़ें मेंशन की थी, वो भी बोर्ड रेजोल्यूशन थी, तो उसमें हमने ये चीज़ें मेंशन की थी। ये सेम लाइन हमने उधर भी मेंशन की थी, इधर भी हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कंपनी का नेम है 6 पॉइंट में कंपनी का नेम मैंने लिखा हुआ है सिलिकॉन इंजीनियर्स, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, ऊपर मैंने सिलिकॉन बिल्डर्स लिखा था, नीचे सिलिकॉन इंजीनियर्स लिखा गया। तो जो भी आपका नेम होगा कंपनी का वो आपने लिख लेना है। Has no liabilities outstanding in relation to any loan obtained from banks, financial institutions, taxes, utility charges or any obligations toward government department including FPR और प्राइवेट पार्टीज। ये चीज़ जो हमने लास्ट वीडियोस में हमने चीज़ें डिस्कस की थी जब हम रेजोल्यूशन बना रहे थे फॉर्म 2 में, उसमें भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है, जो अपनी ये रेजोल्यूशन होगी उसमें भी लिखनी है और ये जो फॉर्म 3 है इसमें भी आपने लिखना है कि आपकी कोई भी लाइबिलिटीज़ किसी भी तरफ पेंडिंग नहीं पड़ी हुई, किसी भी बैंक की तरफ आपने मतलब कि किसी किस्म का लोन नहीं लिया हुआ। अगर आपका कोई पेंडिंग लोन पड़ा होगा, आपने आपकी जो कंपनी है आपने अपनी कंपनी के नेम से किसी भी बैंक से लोन वगैरह या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होगा बिजनेस ऑपरेशंस के लिए या कोई एसेट्स परचेज करने के लिए, तो वो आपने अभी तक रीपे नहीं किया तो आपकी कंपनी जो है वो क्लोज नहीं हो सकेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको वो चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। अगर आपका कोई टैक्स पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपके यूटिलिटी बिल्स वगैरह अगर पेंडिंग पड़े हैं तो वो आपने सारी चीज़ें क्लियर करनी है, या FPR की तरफ या किसी और पार्टी की तरफ आपकी लाइबिलिटीज़ पेंडिंग है, आपका कोई केस पेंडिंग है, कोई डिमांड नोटिस है, आपकी कोई अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो आपकी कंपनी का स्टेटस क्लोज नहीं होगा। सारी चीज़ें आपने पहले क्लियर करनी है, फिर ही आपकी कंपनी का जो है वो बंद होगी, ठीक है, SECP से। अगर फ़र्ज़ कर लो कि FPR में आपके केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप डायरेक्टली जाके SECP से क्लोज करवा लेते हो, तो एक तो ये है कि आपको यहाँ पे इशू आएगा, मे बी आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाए। बिलफर्ज आपकी फ़ाइल जो है रिजेक्ट नहीं होती, वो SECP से आपकी कंपनी का स्टेटस क्लोज कर भी देते हैं। तो FPR में आपके केस पेंडिंग पड़े होंगे तो FPR से आपको नोटिस आते रहेंगे। अगर फ़र्ज़ कर लो कि आपका SECP में भी केस ये स्टेटस इसका बंद हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, FPR में भी हो जाती है, तो आपकी अगर प्रोविंशियल लेवल पे कहीं की रजिस्ट्रेशन हुई है तो वहाँ पे आपके कोई केस पेंडिंग है तो आपको वहाँ से नोटिस आते रहेंगे। तो जब तक आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आपकी कंपनी का स्टेटस ऑन ही रहेगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है कि जब भी आप अपनी कंपनी का काम जो है वो क्लोज करवा रहे हैं या आपका कोई क्लाइंट वगैरह है उसका आप ये काम कर रहे हैं तो उसका भी आपने ये मेक श्योर करना है कि उसके ये कोई केस पेंडिंग ना पड़ा हो, कोई उसकी लाइबिलिटीज़ जो है वो आउटस्टैंडिंग ना हो। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान से चेक कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हमने लिखा हुआ है दैट नीदर एनी केस इज पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ नॉर इज एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और प्रोसिक्यूशन पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी
बिफोर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एससीसीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नैब, एफपीआर और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है, ठीक है। ऊपर भी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में भी आपको ये चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे हमने दोबारा जो ऊपर जो हमने लाइबिलिटीज़ वगैरह का बताया है और आपके केसेस का बताया हुआ है, ये यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो बड़े बड़े इदारे होते हैं जिनमें आपकी कंपनीज का लिंक होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशंस वगैरह होती हैं, मेन जो अदारे हैं वो कौन से होंगे। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आपका लेन देन कंपनी का गवर्नमेंट के साथ क्या होता है, किन सेक्टर्स के साथ होता है, वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हो सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हो सकता है, एससीसीपी के, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, नैब के, एफपीआर के, या इसके रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज़ वगैरह होती हैं। मोस्टली तो यही होती है ना गवर्नमेंट की, जिनके साथ कंपनी के केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उनका बारे में हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमारा इन जो ये भी डिपार्टमेंट जितने भी लिखे हुए हैं इनमें से किसी के अंदर हमारा कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है। ये पॉइंट नंबर 6 और 7 जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने लाजमी मेंशन कर। जब आप ये मेंशन करेंगे तो आपकी जो फाइल होगी या आपका ये जो केस होगा वो उसको अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो भी बंदा इस चीज़ को देखेगा तो वो देखेगा कि इन्होंने ये चीज़ें मेंशन की हैं तो नहीं होंगे इनके कोई केस पेंडिंग वगैरह। अगर आप ये नहीं लिखते, ये चीज़ें आपकी एप्लीकेशन में से मिस होंगी, तो ज़ाहिर सी बात है जो भी बंदा आपकी एप्लीकेशन या आपका केस डील कर रहा होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, एससीसीपी में से, तो वो जब ये चीज़ें मिस होंगी तो वो ज़ाहिर सी बात है आपका केस जो है वो जल्दी अप्रूव नहीं होगा, वो पेंडिंग में चला जाएगा। वो सारी चीज़ें ये बारी बारी कंफर्म करेगा हर डिपार्टमेंट से, तो फिर आपके केस को टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इसलिए आप ये चीज़ें मेंशन कर लें तो इसलिए अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट, ये पॉइंट नंबर 8 जो है, दैट इन केस ऑफ एनी लॉस टू एनी पर्सन और एनी वैलिड क्लेम फ्रॉम एनी पर्सन इफ एनी अराइजिंग आउट ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ सिलिकॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज वी हेयर बाई अंडरटेक इन राइटिंग। इस पॉइंट में मैंने मेंशन किया हुआ है कि कोई भी हमारा जो भी कोई भी पर्सन है जिसका कंपनी के साथ कोई भी लेन देन था, अगर वो कल को हम जो केस अभी फाइल कर रहे हैं तो इस दौरान कंपनी के साथ किसी भी पर्सन का कोई लेन देन था, वो आके कह देता है कि इस कंपनी की वजह से मेरा कोई लॉस हुआ है, कोई वैलिड रीज़न की बेसिस पे वो कोई भी चीज़ अपना लॉस क्लेम कर लेता है या कोई भी चीज़ क्लेम करता है, तो हम इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। कंपनी ने ये मेंशन किया हुआ है कि इस प्रोसीजर के दौरान अगर कोई भी पर्सन आके क्लेम करता है कोई भी अपनी चीज़ वैलिड रीजंस की बेस पे, तो हम उसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो वो हम ये चीज़ें नीचे मेंशन भी कर देंगे सब पॉइंट्स में, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि अगर कोई भी बंदा आके कोई भी चीज़ क्लेम करता है, ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे पॉइंट्स 3 पॉइंट्स में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगर कोई भी बंदा अगर क्लेम करता है कोई भी चीज़, तो उसके रिस्पॉन्स में कंपनी की क्या जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया हुआ है, टू पे एंड सेटल ऑल लॉफुल क्लेम्स, ठीक है। जो भी वैलिड क्लेम्स बनते होंगे अगर उसके, तो कंपनी उसको पे करेगी। ये नहीं है कि किसी ने भी आकर कोई भी चीज़ जो है वो क्लेम कर ली है तो वो अनलॉफुल है तो कंपनी उसको पे नहीं करेगी, ठीक है। ये हमने मेंशन किया हुआ है टू पे एंड सेटल ऑल लॉफुल क्लेम्स, ठीक है। ये चीज़ हमने क्लियरली मेंशन कर दी हुई है। अच्छा, यहाँ पे हम पहुँच गए थे ऑल लॉफुल क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है सब पॉइंट बी जो है, टू इंडेमनीफाई एनी पर्सन फॉर एनी सच लॉस दैट मे अराइज परसुएंट टू स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनी नेम, ठीक है। ये भी हमने लाइबिलिटीज की रिलेटेड ही बताया हुआ है कि कोई भी बंदा अगर कोई भी चीज़ आगे क्लेम कर लेता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सी, वो उसमें भी हमने ये चीज़ लिखी है, कोई भी लॉफुल क्लेम कोई भी चीज़ आके लाइबिलिटीज वगैरह कोई भी होंगी हमारी अगर, तो कोई बंदा आके उसको क्लेम करता है तो हम उसको पे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 9 की तरफ, दैट वी आर फुली अवेयर ऑफ the fact that in case we make any false statement about any of the above matters we shall be liable for civil as well as criminal consequences। तो ये पॉइंट नंबर 9 में हमने मेंशन किया हुआ है कि ये पॉइंट नंबर 9 से लेके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हमने 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो हम कह रहे हैं कि वो हमने सारी की सारी चीज़ें हमें मालूम है कि हमने क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर उन जो चीज़ें हमने पॉइंट
8 पॉइंट्स में मेंशन की हुई हैं ऊपर, उसमें अगर कोई भी चीज़ हमने गलत मेंशन की हो, कल को वो प्रूफ हो जाए कि वो हमने चीज़ें गलत मेंशन की हैं, तो अगर ऐसा ही प्रूफ हो जाता है कि हमने वो गलत मेंशन की हैं, तो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो सिविल या क्रिमिनल जो है वो केस वगैरह होगा। ये हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर कर रहे हैं कि हमने ऊपर जितनी भी चीज़ें मेंशन की हैं वो हमने बिल्कुल ठीक की हैं। अगर ना की हों तो हमारे अगेंस्ट जो है वो सिविल या क्रिमिनल जो भी है केस वो चल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें दैट द कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन एंड वट एवर स्टेटेड अबव आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ। ये लास्ट पॉइंट में हमने लिखा हुआ है। तो इसके बाद जो है हमने डिपोनेंट्स के बारे में बताना है। ये कौन लोग होंगे, वो कंपनी के डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर्स वगैरह होंगे उनके आपने नीचे नेम मेंशंस कर देने हैं, उसका CNSE, फादर नेम और एड्रेस, ठीक है। हर डायरेक्टर का और चीफ एग्जीक्यूटिव का भी आपने ऐसे ही मेंशन कर देना है। चीफ एग्जीक्यूटिव का नेम, उसका CNSE, उसके फादर का नेम और उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है। तो उसके बाद ये मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं। अगर आप बॉक्स ना बनाना चाहें तो सिंपल वैसे भी मेंशन करना चाहें तो सिंपल वैसे भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्लेस लिख देनी है, जिस प्लेस पे आपकी कंपनी का एड्रेस है वो आप लिख दें, सिटी का नेम, उसके बाद डेट, जिस डेट को आप ये फॉर्म बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, वो डेट आपने लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ। यहाँ पे मैंने डेट लिखी हुई है फरवरी की, ऊपर एक डेट आ रही है, ये वाली है, ये जनरल मीटिंग की है। जाहिर सी बात है जनरल मीटिंग आपकी पहले होगी तो उसके बाद ही आप ये फॉर्म रेडी करेंगे, तो इसलिए ये आपने डेट यहाँ पे सेम नहीं कर देनी। यहाँ पे आपने जनरल मीटिंग की ही डेट लिखनी है और यहाँ पे आपने इस फॉर्म को, जिस डेट को आप ये फॉर्म बना रहे हैं, वो आपने डेट लिखनी है। तो उसके बाद जो है नीचे आपने यहाँ पे लिख देना है वेरीफाई अटेस्टेड बाई मजिस्ट्रेट और कमिश्नर, नोटरी पब्लिक, सील ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर। इनमें से किसी भी बंदे के ज़रिए आपने इस फॉर्म को जो है, जब आप इसका प्रिंट लेंगे स्टैम्प पेपर के ऊपर, तो आपने ये इसको अटेस्टेड करवा लेना है, ठीक है। ये फॉर्म आपका रेडी हो गया। फॉर्म नंबर जो है ये फॉर्म EE3 है, ये तीसरा फॉर्म है। जब हम अपनी कंपनी को क्लोज करवाते हैं तो SCCP में 4 फॉर्म जो है वो आपने फाइल करने होते हैं, तो उसमें से ये तीसरा फॉर्म है। 2 फॉर्म जो है हम ऑलरेडी उनको डिस्कस कर चुके हैं, वो हमने उसमें सारी चीज़ें जो आनी थी वो हमने डिस्कस कर दी हैं। उसकी जो वीडियोस हैं वो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी हैं, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये तीसरे फॉर्म की थी। इसके बाद एक फॉर्म और रह गया, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है एक एप्लीकेशन लेटर बनाना सीखेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपको किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, आप ये केस फाइल करते हैं तो किसी किस्म का अगर आपको ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उसका अपने रिप्लाई कैसे रेडी करना है वो भी हम रेडी करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी। तो आज की वीडियो में हमने ये चीज़ें सारी डिस्कस कर ली हैं इस फॉर्म से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है दूसरों के साथ, ताकि सबके पता चले, इस चीज़ का नॉलेज सबको मिले, ठीक है। ये लाजमी आपने वीडियोस को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और यूट्यूब चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है और दूसरों तक भी ये वीडियोस शेयर करें ताकि सभी लोग जो हैं ये सीख जाएं और एज ए वो प्राइवेट, एज ए पार्ट टाइम अपना काम कर सकें या एज ए फ्रीलांसर अपना काम कर सकें, ठीक है। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी उनको हेल्प होगी। अगर वो स्टूडेंट लाइफ में है तो ये चीज़ें साथ साथ उनको प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगी, तो उनको काफ़ी हेल्प भी होगी, स्टडी में भी हेल्प होगी और उसके अलावा वो प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकेंगे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।